नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और एक बार फिर हाजिर हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम रंग तरंग के साथ। रंग तरंग जो बात करता है भारत की समृद्ध कला विरासत की, जो बात करता है भारत के सॉफ्ट पावर की, जो बात करता है हमारे कला संस्कृति के उन बेजोड़ रंगों की, जिसके माध्यम से आज वैश्विक मंच पर भारत अपनी पहचान को और मजबूती दे रहा है। तो रंग तरंग में आज एक से बढ़कर एक दिग्गज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, रंग तरंग में बात होगी आज चार्ली चैपलिन की, बात होगी सतीश गुजराल साहब की और बात होगी महाराष्ट्र की समृद्ध कला विरासत की। तो देर कैसी, शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। और आइए कला जगत की एक और शीर्ष शख्सियत का जिक्र करते हैं, सतीश गुजराल। पद्म विभूषण से सम्मानित सतीश गुजराल वो नाम है, वो शख्सियत है जिसने भारतीय कला को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां वो आज स्थापित है। आज़ादी के बाद उन्होंने जिस तरह से सामाजिक कृतियों को, बंटवारे के दर्द को कैनवस के जरिए लोगों के सामने प्रस्तुत किया, आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। आज भी वो युवा पीढ़ी के लिए एक बेंचमार्क है, एक लैंडमार्क है, प्रेरणा स्रोत है। सतीश गुजराल साहब के 100 वर्षों के इतिहास को, उनके सफ़र को, उनकी कृतियों को आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बहुत ही खास प्रदर्शनी के जरिए। आइए आपको इसमें ले चलते हैं। गुजराल विदिन, सतीश गुजराल के कामों की एक इंट्रोस्पेक्टिव एग्जीबिशन जो उनकी बेटी रसील गुजराल के प्राइवेट कलेक्शन से ली गई है और आर्टिस्ट के 100वें साल में पेश की गई है। इसे रेट्रोस्पेक्टिव के तौर पर नहीं बल्कि एक अंदरूनी यात्रा के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। ये एग्जीबिशन उन कामों को एक साथ लाती है जो बहुत ही खूबसूरती से संरक्षित किए गए हैं और फिर क्यूरेट किए गए हैं। ये काम ज्यादातर गुजराल की पेंटिंग, ड्राइंग और स्कल्पचर में उनकी आर्टिस्टिक प्रैक्टिस के आखिरी 2 दशकों को दिखाते हैं। ये समय खत्म होने के बजाय समझने का एक पल भी दिखाते हैं, जहां रूप छोटा हो जाता है और हाव भाव सोच समझ कर किए जाते हैं। गुजराल विदिन में जिस प्रदर्शनी में जो काम दिखाया गया है वो मेरे फादर की जो लाइफ के आखिरले 15-16 साल थे, ये काम वहाँ से लिया गया है। क्योंकि इस दौरान उन्होंने कोई प्रदर्शनी नहीं की, उनकी कोई सोलो एग्जीबिशन नहीं हुई, तो ये काम लोगों ने देखे नहीं। तो इस वजह से ये काम आप कह सकते हैं कि एक गुप्त तरीके से उनके यहाँ पड़े रहे और अब ज़माने के सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ उनके इस दौरान किए हुए स्कल्पचर जो ब्रॉन्ज में हैं, जिसमें गोल्ड और ब्रॉन्ज और अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट किए गए हुए हैं, ये भी यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इस साल 20 सालों के बाद हमने कुछ उनके शताब्दी के सेलिब्रेट करने के लिए आर्ट प्रिंट्स भी लिमिटेड एडिशन में पेश किए हैं कि जो यंग कलेक्टर्स हैं, जो नए कलेक्टर्स हैं, उनके एक्सेस में भी सतीश गुजराल आएँ और ना कि जो सिर्फ लोग कलेक्टर्स हैं, बड़े माने जाने कलेक्टर्स जो बड़ी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स ले सकें। जिन बातों ने गुजराल की जिंदगी, पहचान, विस्थापन, राजनीतिक सोच, आर्किटेक्चर और इंसानों के हालात को प्रस्तुत किया, वे यहाँ भी सामने आते हैं, लेकिन ज्यादा संयम के साथ। कई चीजें आज इस काम में अब देख रहे हैं जो पहली बारी देख रहे हैं, और इस काम के लिए मिस्टर गुजराल ने जो हमने इनकी ये पोर्ट्रेट लगाई है, ये पोर्ट्रेट जो उनकी है ये उन्होंने सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई थी, जिसका इस साल सेंटेनरी ईयर में उनकी एक स्टैम्प भी रिलीज कर रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये काम उनके अंदर की आवाज को प्रस्तुत करता है। ये ऐसी कलाकृतियां हैं जिनके साथ समय के साथ रहा गया और जिन्हें उनकी सतहों पर विचार, याद और नैतिक तनाव को बनाए रखने की उनकी क्षमता के लिए चुना गया है। ये प्रदर्शनी रसील गुजराल आर्ट लेगेसी के तहत पेश की गई है, जो सतीश गुजराल की कलात्मकता और बौद्धिक विरासत को बचाने, संदर्भ देने और सोच समझकर आगे बढ़ाने के लिए एक चल रही पहल है। 31 पेंटिंग्स एंड 11 स्कल्पचर्स, जिनमें हर चित्रकृति को देखकर आपको आत्मबोध मिलेगा। आपको वो देखने को मिलेगा कि एक कलाकार जब परिपक्वता के श्रेष्ठ पे पहुंचता है तो वो क्या दिखाने का प्रयास करता है।
जैसे डिस्टिल्ड वाटर से सब कुछ आपको क्लियर दिखता है, उसी तरह से सतीश गुजराल साहब सर के काम हम देखते हैं, आज तक फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन इस शो को देखने के बाद ये लगा कि एक आत्मबोध किस स्तर तक जाता है और एक कलाकार का श्रेष्ठतम वो हमें प्रस्तुत करता है। अरजानी में जैसे ही हमने एंटर किया तो मतलब पेंटिंग्स को देखकर इतने कमाल के इफ़ेक्ट्स देखे हमने जो आज तक नहीं देखे। पेंटिंग्स इतनी कमाल लग रही हैं गुजराल साहब की, हमने और भी कई जगह पे एग्जीबिशंस में देखा है, बट यहाँ पर हमें इतने अच्छे इफ़ेक्ट्स में और इतना अच्छा लग रहा है ये वर्क जो अब तक हमने नहीं देखा था और हमें देखने का मौका मिला। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शनी के साथ आर्काइवल पेपर पर आर्ट प्रिंट्स की एक लिमिटेड एडिशन सीरीज भी रिलीज की गई है। ये लिमिटेड एडिशन कला का विस्तार और उसके सही इस्तेमाल की सोच को और आगे बढ़ाता है। ये एक ऐसा विश्वास है जिसे सतीश गुजराल खुद लंबे समय से मानते थे। हम बचपन से ही सतीश गुजराल सर को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनके आर्टवर्क्स देखते हुए आ रहे हैं। नेशनल गैलरी में भी उनके आर्टवर्क्स देखे हैं हमने, बट यहाँ पर एक एग्जीबिशन में हम आए हैं जहाँ पे जो उनके वर्क्स हैं वो ऐसे वर्क्स लगे हुए जो कहीं पे एग्जिबिट आज तक हुए नहीं हैं। तो कुछ इनकी पर्सनल कलेक्शंस हैं जिनको देखने को हमें मौका मिला। सर की पेंटिंग्स में जो टेक्सचर्स हैं, उनके जो लाइंस हैं, उनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और हम उसको देखते सीखते हुए आए हैं। ये एडिशन इस बात की पुष्टि करते हैं कि कला का न सिर्फ सम्मान किया जाना चाहिए बल्कि अलग अलग जगहों और दर्शकों के साथ जिया भी जाना चाहिए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। My pain may be a reason for somebody's laugh, but my laugh must never be reason for somebody's pain. मेरा दर्द किसी के हास्य का कारण बन सकता है, लेकिन मेरा हास्य, मेरी हंसी कभी किसी को दर्द ना पहुंचाए। ये कहा था चार्ली चैपलिन ने। कई मशहूर लाइनें हैं उनकी, जिनमें से एक ये भी है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी चारों तरफ चार्ली चैपलिन आपको नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, जहाँ पर नव्या गैलरी में चार्ली चैपलिन के विभिन्न मूड्स को, उनके अंदाज को आप देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी है शिवा प्रसन्ना की अ जीनियस एंड द कॉमन मैन। फिल्म्स के साइलेंट एरा में चार्ली चैपलिन ने अपने अभिनय से, अपने अदा से जिस तरह की शोहरत बटोरी, शायद आज भी उसकी कल्पना करना नामुमकिन है। अपने 75 साल के करियर में एक से बढ़कर एक यादगार उनकी कैरेक्टर्स रहे, उनकी फिल्में रहीं। और आज भी चार्ली चैपलिन ने जो पैमाना, जो मुकाम हासिल किया था, शायद ही किसी और शख्सियत ने वो किया है। लेकिन आज भी चार्ली चैपलिन क्यों इतने रेलेवेंट हैं, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं हम इस प्रदर्शनी के जरिए। तो शिवा प्रसन्ना ने अपनी प्रदर्शनी के लिए चार्ली चैपलिन को क्यों चुना, क्यों साइलेंट एरा के उस दौर को एक बार फिर आज 2026 में जीवित करने का प्रयास किया है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की कुछ झलकियां और जानते हैं इन सवालों के जवाब। देश भर में सराहना बटोरने के बाद प्रसिद्ध कलाकार शिवा प्रसन्ना की चार्ली चैपलिन पर केंद्रित सोलो प्रदर्शनी अ जीनियस एंड द कॉमन मैन इन दिनों आप राजधानी दिल्ली में देख सकते हैं। शिवा प्रसन्ना भट्टाचार्य ने सामाजिक संदेश के साथ चार्ली की कालातीत भावना को कैनवस पर उतारा है। चार्ली चैपलिन आज हमारे बीच नहीं है। चैपलिन ने अपनी कला के माध्यम से आम आदमी की स्थिति को चित्रित किया। गरीबी से लेकर बेरोजगारी तक, उत्पीड़न से लेकर अनाथ होने तक उनकी रचनाओं में ये सभी पहलू थे। मनोरंजन के पर्दे के पीछे चैपलिन में एक मानवतावादी व्यक्तित्व छिपा था, जिसने अपने व्यंग्यात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को अपने आसपास की सच्चाई दिखाई। यही वजह है कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में भी चार्ली चैपलिन की ये तस्वीर, उनका अंदाज, उनका हास्य, उनकी लाइनें उतनी ही प्रासंगिक है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज।
भारत के हर एक राज्य की अलग संस्कृति है, अलग मान्यता है, परंपराएं हैं और सभी बेहद समृद्ध। इसी कड़ी में आइए आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन किया गया, जहां पर महाराष्ट्र की कारीगरी, वहां की कलाएं और खास तौर पर वहां के परिधानों को प्रमुखता से शोकेस किया गया। महाराष्ट्र की साड़ियाँ कितनी मशहूर है, वहाँ की पैठनी साड़ी। तो आइए किस तरह से ये पैठनी साड़ी बनाई जाती है और किस तरह से इन साड़ियों को आज युवा पीढ़ी खुले हाथ से एक्सेप्ट कर रही है, देखते हैं इस खास फैशन शो और प्रदर्शनी के जरिए। महाराष्ट्र की समृद्ध हैंडलूम परंपरा और भारत के कलात्मक रंगों को एक साथ लाने वाला एक बेहद खास फैशन शो का आयोजन राजधानी दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में किया गया। ये फैशन शो शिखा की कारीगरी के सहयोग से डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम और महाराष्ट्र सदन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस फैशन शो में 3 मुख्य प्रस्तुतियां रही। शुरुआत में प्राइड ऑफ महाराष्ट्र के तहत पिछवाई, पट्टचित्र, वारली, गोंड जैसी भारतीय कला शैलियों से प्रेरित हाथ से पेंट की गई हैंडलूम साड़ियों को प्रदर्शित किया गया, जिसके तहत महिला अधिकारी और विभिन्न अधिकारियों की पत्नियां रैंप पर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक गौरव को प्रदर्शित करती हुई नजर आई। हमारा ये बहुत विचार था कि महाराष्ट्र में सिर्फ पैठनी लोग जानते हैं, पर पैठनी के अलावा कई सारे ऐसे वीव्स हैं, जैसे खंड हो, करवत काठी हो, हिब्रू हो या अलग अलग प्रकार के हैंडलूम्स हो, तो ये लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने यही हासिल किया रैंप में इन सभी वीव्स को पेश करके। विशेषता जो हमारे बुनकर है, जो बहुत कड़ी मेहनत कहते हैं और इसी कोशिश में रहते कि अच्छे से अच्छा कपड़ा बना के लोगों तक पहुँचाए, तो ये हमें संभव हो पाया कि हम लोग इसको पेश कर पाए। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भी एक जो हिमरू साड़ी पहना है मैंने, एक साड़ी बनने में कम से कम 1-1.5 महीने से ज़्यादा कभी कभी लग जाता है। या अगर हम लोग पैठनी की साड़ी देखो तो 1 महीने से लेके कभी कभी आर्टिस्ट को साल भर भी लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द वीव। तो इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्हें हम दे पाए दिल्ली में बहुत सारे रसिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो अच्छे वीव्स और कपड़े को समझ पाते हैं। तो दिल्ली में ये पहुंचाना मुझे लगता अपने आप में मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य रहा है कि हम लोग महाराष्ट्र का कुछ पार्ट लाकर दिल्ली तक दे पाए। तो मुझे ये इसीलिए बहुत अच्छा लगा, ये एक मौका मिला हम सभी को। पर हम हमारे राष्ट्र को, राज्य को प्रेजेंट कर रहे थे, तो ये एक बहुत बड़ा अभिमान की बात थी कि जो कपड़ा हम पेश कर पाए हैं, कि हिमरू जो हमारा आर्टिस्ट बना रहा है वो मैं पेश कर रही हूँ, तो वो एक मुझे बहुत स्वाभिमान और अभिमान की बात लग रही थी। मैं समझती हूँ कि वोकल फॉर लोकल जो सबसे बड़ा एक हमारा पहल है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये शुरू किया है वोकल फॉर लोकल, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी महोदय देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने भी हमें महाराष्ट्र में बहुत प्रोत्साहन दिया है। तो हमें महाराष्ट्र में ही नहीं, दिल्ली में भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हमारे लिए हो सकती है। तो हम लोग बहुत खुश है कि गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट मिल रहा है। डीसी हैंडलूम मैडम जो है, इन्होंने हमें सपोर्ट किया और ये प्रोग्राम संभव हो पाया क्योंकि डीसी हैंडलूम ने हमें सपोर्ट किया है, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने सपोर्ट किया है। इसलिए गवर्नमेंट हर तरह से आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रही है, और ये बहुत अच्छा एक पहल है। फ्रॉम द वीवर्स ऑफ महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों जैसे पैठनी, हिमरू, खान, नारायण पेठी की साड़ियों को प्रदर्शित किया गया। साथ ही विभिन्न बुनकरों, हस्तशिल्प कारीगरों और कलाकारों को भी रैंप पर बुलाकर उनके हुनर और प्रतिभा को सम्मानित किया गया। ये शिखास कारीगरी के हाथ से पेंट किए गए कलेक्शन की एक बेहद खास पेशकश थी। यकीनन ये शाम बुनकरों, कारीगरों और पारंपरिक टेक्सटाइल कल्चर को बढ़ावा देने का एक प्रयास था, और साथ ही महाराष्ट्र के धागों और भारत के रंगों को एक साथ लाने और परंपरा को एक मॉडर्न लुक देने की एक पहल। सबसे पहले कैसे ये हैंड पेंटेड साड़ीज और महाराष्ट्र का जो आपने आप महाराष्ट्र से आती हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति से बहुत जुड़ी हुई है, लेकिन उसे मंच पर पेश करना।
एक्चुअली मैं महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हूँ और आर्ट मेरा पैशन है और मैं ये पिछले 3-4 सालों से ये वाले फील्ड में हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 100+ आर्टिस्ट एसोसिएटेड है जो हैंडलूम के ऊपर बहुत अच्छा इंडियन आर्ट, ट्राइबल आर्ट सब कुछ बहुत अच्छे से पेंटिंग होता है। और हमारी कोशिश यही रही है कि ये इंडियन आर्ट हर जगह पे ग्लोबली, इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे हर जगह पे ये आगे जाया जाए। इसलिए जो भारतीय हैंडलूम है उसमें ज़्यादातर महिलाएं इस उद्योग से जुड़ी हुई हैं और आज एक प्रयास है कि इन महिलाओं को एक मंच मिल रहा है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच, जो हमने आज देखा इस फैशन शो के ज़रिए। किस तरह से नवाचार को आप इसमें ला रही हैं, महिलाओं को इसमें जोड़ रही हैं, उन्हें एक आजीविका मिल रही है? आप काफ़ी समय से इस पर भी काम कर रही हैं। जी, मैं एक्चुअली आरसी यहाँ की महाराष्ट्र सदन की आरसी विमला मैम को बहुत ग्रेटफुल रहूँगी, थैंकफुल रहूँगी कि उन्होंने लेडीज़ को लेकर साथ में एक फैशन शो का कुछ नया करने का सोचा यहाँ महाराष्ट्र सदन में। और जब उन्होंने कनेक्ट किया तो बहुत अच्छा लगा कि वो एक लेडीज़ के लिए और साथ ही साथ आर्ट के लिए भी इस फील्ड में काम करना चाहती है। और मोदी जी का जो सेंटेंस है विरासत भी और विकास भी, तो इस सेंटेंस को लेते हुए आरसी विमला मैम ने बहुत अच्छा लेडीज़ को इंक्लूसिव करके आर्ट को साथ में लेते हुए महाराष्ट्र सदन में ये फैशन शो का आयोजन किया हुआ है। गुड़ी पड़वा के मौके पर दिल्ली वासियों को इस फैशन शो के साथ साथ महाराष्ट्र सदन में लगी महाराष्ट्र साड़ी प्रदर्शनी देखने का भी मौका मिला, जहां राज्य की समृद्ध हैंडलूम परंपरा को प्रदर्शित किया गया। अच्छा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर कैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैठानी साड़ीज बनाई जाती हैं? ये पैठनी इसलिए बना है कि हम आपको लोगों को बता रहे हैं हम क्या, जैसे लोगों को मालूम नहीं होता ना पैठनी कैसी बनती, इसलिए हम बना के बता रहे हैं कि इतनी मेहनत लगती, इतना समय लगता उसको ज़्यादा। ये रेशम की रहती, 4000 धागों से बनाई हुई रहती है और मैं ये काम में 35 साल से काम कर रही हूँ। ये साड़ी बनाने में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक टाइम लगता है। लेकिन हम यहाँ डेमोस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं, तो 8 दिन में, 4 दिन में तो कुछ बन नहीं सकता। तो आपके लिए खाली सैंपल हम लोग बना के दिखा रहे हैं कि ये पैठनी कैसी बनती है। आप लोगों तो जाना ये पैठनी की वीविंग कैसी होती है इसकी। ये पूरे 4000 तारा होते हैं। अपन समझो ये नीचे पावड़ी होती है, पावड़ी पे अपन ने कभी पाव रखे तो ये 2 भाग होते हैं। इसमें से हम ये धागे डालते हैं और बाद में इसको ऐसा इंटरलॉक किया जाता है। तो ये धागा इंटरलॉक करने के बाद एक कपड़ा तैयार हो जाता है और फिर हम इधर का जब पावड़ी दबाएंगे ये ऐसे, तो इधर यहाँ से ये फेरा वहाँ तक कभी लिए तो और वो पूरा होने के बाद और एक बार इसको ऐसा इंटरलॉक किया जाता है, तो ये पूरा कपड़े में तैयार हो जाता है। आज किस तरह से दिखती है, क्या युवा पीढ़ी को पसंद आती है इस तरह की कारीगरी, कैसे लोकप्रिय करने का कोशिश है? हाँ, इसलिए कि हम यानी जो युवा पीढ़ी आएंगी उनको ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसी पैठनी बनती है, इसलिए हम ये बना के आप लोगों को दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका मकसद था बुनकरों और कारीगरों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे ग्राहकों से जोड़ना, जो इस प्रदर्शनी ने सफलतापूर्वक पूरा किया। भारत की अनेकता में एकता का ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो हमारी विविधता है, कि कैसे आज भारत के हर एक क्षेत्र में हर एक राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग संस्कृति है। इस वक्त हम एक बहुत ही खास प्रदर्शनी में आए हुए हैं, जहां पर आपको महाराष्ट्र की कारीगरी, महाराष्ट्र के परिधान, वहां की कला को बहुत ही खूबसूरती से देखने का और समझने का मौका मिलेगा। क्या कुछ आप लाए हैं महाराष्ट्र से, थोड़ा समझाइए। हम महाराष्ट्र पैठनी साड़ी लाए हैं, जो पैठन में बनती है। 25,000 से स्टार्ट है और 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक पैठनी बनती है। इसमें अलग अलग प्रकार का डिजाइन होता है, जैसे मोर होता है, असवली होता है, लोटस होता है, मोर बांगड़ी होता है। मोर बांगड़ी साड़ी 8 लाख की होती है, उसे बनने के लिए कम से कम 2 से 1.5 साल लग जाता है। इस तरह हमारे वहाँ पैठनी का वीवर्स का काम करते हैं। कैसे आपको लग रहा है कि आज बाजार मिल रहा है, आज आपको पहुंच मिल रही है, ग्राहक तक पहुंच पा रहे हैं, आपको ऐसा मौका मिल रहा है? बहुत अच्छा स्पॉट मिला है यहाँ पे, जो मैडम में रखे, विल्मा मैडम बोल के उनने जो ये एग्जीबिशन रखे, उनके वजह से बुनकर लोगों को एक रोजगार मिल गया, इतना अच्छा सेल हुआ है यहाँ।
यकीनन आज बुनकरों को, कारीगरों को जो हमारे देश के सुदूरवर्ती इलाकों में रहते हैं, उन्हें काम मिल रहा है, उन्हें एक बाजार मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रही है। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र की जो साड़ी है वो आप पहनकर आइए। थोड़ी सी अपनी साड़ी के बारे में बताइए। इसको महाराष्ट्र की ट्रिपल मुनिया पैठनी बोलते हैं और ये पिंक कलर में है और इस पर ट्रिपल मुनिया, इतने 3 शेड होते हैं इसलिए इसको ट्रिपल मुनिया बोलते हैं। और महाराष्ट्र की नथ भी बहुत मशहूर है। हाँ, इसको चंद्रकोर नथ बोलते हैं, तो वो मैंने आज पहनी है। महाराष्ट्र के लोग तो पैठनी मतलब उनकी जान होती है। महाराष्ट्र के लोग तो बहुत पसंद करते हैं पैठनी साड़ीज़ को और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और किस तरह से जो कारीगरी है, जो पैठनी, जो आपका पैटर्न है, वो ना सिर्फ साड़ी में बल्कि अलग अलग चीज़ों में भी हमें यहाँ पर दिख रहा है। दुपट्टे में दिख रहा है, पर्सेस में दिख रहा है। क्या कुछ आप लाए हैं, बताइए थोड़ा। जी नमस्ते, हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं और ये हमारे पास पैठनी के बहुत सारे क्लचेस हैं। हम लोग मैन्युफैक्चरर है, क्लचेस है, पर्सेस है जो आप देख रहे हैं। और दिल्ली वाले हम लोगों को बहुत अच्छे से रिस्पांस दे रहे हैं। पैठनी की टोपी भी है जो हमारे महाराष्ट्र की शान होती है। तो ये ऐसी टोपी भी हम लोग पहनते हैं, जैसे कुछ हमारा फेस्टिवल रहता है तो उसी टाइम पे। तो ये जेंट्स लोगों के लिए भी है। तो इसमें हम लोग, हमारे पास टोटल 44 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स है। अभी हम लोग यहाँ पे इतने सारे नहीं ला पाए, लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं। ये सब प्योर सिल्क में ये सब हम लोग बनाते हैं। और ये जो पर्सेस आप देख रहे हैं ये सब पैठनी के क्लचेस है। ये बाकी के साड़ियों पे भी जाते हैं और पैठनी में भी तो जाते ही है। पारंपरिक जो अंदाज है, वेशभूषा है, उसमें कहीं ना कहीं नवाचार भी दिख रहा है। साड़ी भी है, दुपट्टे भी हैं, क्लचेस भी हैं, पर्सेस भी हैं। वो तमाम चीज़ें हैं जो आज की युवा पीढ़ी पसंद कर रही है और कोशिश कर रही है कि हमारे जो एज ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। ये भी हम देख सकते हैं। आप क्या कुछ लाए हैं महाराष्ट्र से, थोड़ा बताइए। प्योर टसर सिल्क में है जो हमारे नागपुर भंडारा में बनता है, प्योर हैंडलूम साड़ीज़। और ये कॉटन में है, कॉटन चंदेरी साड़ीज़ हैं। जो भी हमारे महाराष्ट्र का है, पुणे का है, सोलापुर का है, नागपुर का है, वो सब हम आपके लिए लेके आए, दिल्ली वालों के लिए। साड़ी उसको लेकर आपको लग रहा है युवा पीढ़ी कितनी उसको पसंद कर रही है, एक बाजार आपको मिल रहा है, पसंद आ रहा है और उनको पहनने का दिल कर रहा है कि ये साड़ी अभी हमने पहनना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी है ट्रेडिशनल पैटर्न आगे लेके जाएगी। ये एक पहल थी पारंपरिक हैंडलूम इंडस्ट्री को नई जिंदगी देने और बुनकरों को राष्ट्रीय मंच पर बाजार दिलाने की। भारत की कला विधाओं की बात करें तो रंगमंच भारत की प्राचीनतम कलाओं में शुमार है। आज इसमें नवाचार हो रहा है, दर्शक बदल रहे हैं, अंदाज बदल रहा है। तो वर्ल्ड थिएटर डे पे आइए आपको दिखाते हैं एक बेहद यादगार प्रस्तुति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये संघर्ष वो संघर्ष रहा जिसमें सिर्फ राजनीतिक गतिरोध नहीं बल्कि भारत के गुमनाम नायकों का सर्वोच्च बलिदान भी शामिल है। काकोरी क्रांति गाथा पर एक बेहद खास नाट्य प्रस्तुति हुई एनएसडी द्वारा। आइए आपको दिखाते हैं। काकोरी प्रतिरोध शताब्दी वर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों को समर्पित ऐतिहासिक नाट्य प्रस्तुति काकोरी क्रांति गाथा का प्रभावशाली मंचन किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल से और असफाकुल्लाह खान से, सरदार भगत सिंह से और सुखदेव से, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद से, ठाकुर रोशन सिंह से और राजेंद्र लाहाड़ी से, और पूछो दुर्गा भाभी से, रानी लक्ष्मीबाई से और ऐसे ना जाने कितने क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये कार्यक्रम दिल्ली सरकार की साहित्य कला परिषद और सभ्यता अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। हम अपने गांव में अंग्रेजों को घुसने नहीं देंगे और उन्हें कोई कर भी नहीं देंगे। राम जी, हमने सुना है कि निजाम ने अंग्रेजों से संधि कर ली है और साथ मिलकर वो दोनों अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। अरे हम तो वर्षों से ही निजाम से लड़ते आए। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के उन पहलुओं को उजागर किया गया जो इतिहास के पन्नों में कहीं ओझल हो गए थे। कार्यक्रम में क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह ठाकुर, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान के किरदारों ने समा बांध दिया। वाह, क्या बात है। दूर के सपने मत दिखा, मेरे जीते जी बहू का मुंह दिखा दे बस।
तुमको बहू चाहिए ना? हाँ। तो मैंने एक पसंद कर ली है। सच? कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में बौद्धिक वर्ग, शिक्षाविद और सांस्कृतिक हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह, गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री नरेश रावल, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य वागीश पाठक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर जी सहित कई प्रमुख अतिथि मौजूद रहे। काकोरी में अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को क्रांतिकारियों द्वारा लूटने वाले प्रकरण का ऐसा जीवंत मंचन किया गया कि भारत माता की जय के नारों से हॉल गूंजने लगा। करीब 1.5 घंटे के नाट्य मंचन में ही 1785 ईस्वी में तिलका माझी के विद्रोह से लेकर काकोरी तक के प्रकरण को ऐसे प्रदर्शित किया गया कि सभागार में पहुंचे सभी नाट्य प्रेमी रोमांचित हो उठे। हम इस नाटक में हम दिखा रहे हैं तिलका मांझी को, रामजी गौंड को, अशफाकुल्ला खां, बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहाड़ी, इसके साथ ही ठाकुर रोशन सिंह। तो ये चारों लोग जिस तरह से वो पूरी काकोरी की घटना हुई थी, वो सारी घटना को दिखाते हुए हम लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं और लोगों तक ये संदेश देना चाहते हैं वो सारी घटनाओं के माध्यम से कि किस प्रकार से क्रांतिकारी पूरे जोश के साथ और पूरे जुनून के साथ ब्रिटिश सरकार से लड़ रहे थे और जिसके कारण हमको आज़ादी मिल पाई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्तमान और भावी पीढ़ी को उन बलिदानियों के शौर्य से परिचित कराना था जिनकी सशस्त्र क्रांति की अंतर्धारा ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को हिला दिया था। कोई सरोकार नहीं है। इनको तो बस बगावत को कुचलने के लिए कुछ गर्दनों की जरूरत है, बस, और कुछ नहीं। ये नाटक केवल एक कलात्मक प्रस्तुति रही, बल्कि उस ऐतिहासिक संघर्ष का जीवन चित्रण भी जिसने अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। यह जो काकोरी क्रांति गाथा है, यह हमारे देश के उन क्रांतिकारी वीरों के बारे में है जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। काकोरी क्रांति गाथा नाटक का लेखन सभ्यता अध्ययन केंद्र के निदेशक रविशंकर ने ऐतिहासिक शोध के आधार पर किया, जबकि इसका निर्देशन प्रियंका शर्मा ने किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। भारत की कला संस्कृति के ये अनमोल धागे हैं जो समस्त भारतवर्ष को, विभिन्न राज्यों को एक सूत्र में पिरोते हुए नजर आते हैं। तो कला के किसी न किसी रूप से खुद को जरूर जोड़े रखें, क्योंकि यही तो है जो आपकी मुलाकात खुद से कराता है। रंग तरंग के आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।